देखिए, आज देश की निगाहें जो हैं वो एक बार फिर से संभल पर जाकर अटक गई हैं, क्योंकि संभल में मंदिर खुलने के बाद अब सुबह से वहां पर आज हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। और इस बीच संभल में मंदिर से बिल्कुल जो सटा हुआ मकान है, वहां पर जो बढ़ा हुआ हिस्सा, अवैध हिस्सा, वो तोड़ना शुरू हो चुका है। और ये तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से किया जा रहा है। मकान मालिक मतीन अहमद ने अवैध कब्जा जो किया हुआ था वो खुद ही हटाना शुरू कर दिया है। ये बालकनी का हिस्सा था जो मकान में आगे बढ़ाया हुआ था, ये अवैध हिस्सा है और इसी को तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से किया जा रहा है। कल पुलिस की टीम पहुंची थी मकान मालिक के घर पर। मकान मालिक का दावा यह है कि उसने पुलिस की टीम को कागजात दिखाए, रजिस्ट्री के, पक्की रजिस्ट्री है उनके पास। सेवाराम से उन्होंने 2002 में ये मकान खरीदा था और पुलिस ने पैमाइश की तो बाकी सब तो सही पाया जो मकान मालिक दावा कर रहे हैं, लेकिन ये जो आगे छज्जा निकला हुआ, ये जो बालकनी का हिस्सा है, ये अवैध बताया है और इसी को तोड़ने का काम यहां पर खुद मकान मालिक की तरफ से करवाया जा रहा है। ये जो बालकनी का हिस्सा है ना, ये ग्रिल हटेगी, ये छज्जा टूटेगा, ये जानकारी दी गई है मकान मालिक की तरफ से। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दिव्यांकर इस वक्त यहीं संभल में ही मौजूद हैं और जहां पर ये अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है मकान का, वो वहीं पर मौजूद है। जरा जानते हैं दिव्यांकर से कितना हिस्सा अभी तक गिरा दिया गया है। दिव्यांकर, क्या अपडेट है? और जरा ये भी तस्वीरों में दिखाइए कि ये मकान और मंदिर दोनों के बीच कितना फासला है। जी बिल्कुल, जो अवैध वाला हिस्सा मकान का था वो लगातार तोड़ा जा रहा था और तस्वीरें क्या है वो हम आपको दिखा देते हैं। ऊपर अगर आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर आपको लेबर भी खड़े हुए नजर आएंगे। अब से कुछ देर पहले तक वो यहाँ पर अवैध हिस्से को तोड़ रहे थे और चूंकि अब कुछ देर में यहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आने वाले हैं और जिसके चलते अभी जो अवैध निर्माण की जो तोड़ाई का जो काम है वो उसे अभी फिलहाल रोक दिया गया है। अब आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं और कौन कौन से हिस्सों पर जो हथौड़ा है वो चलेगा, जिसको तोड़ा जाएगा। ये जो फर्स्ट फ्लोर की आपको बालकनी नजर आएगी ये तोड़ी जाएगी और इसके साथ साथ जो हिस्सा आगे आपको मंदिर तक जो सटा हुआ नजर आएगा उसे भी तोड़ा जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर जब हमने मतीन अहमद से बात की कि क्या जो खिड़की वाला हिस्सा है, क्योंकि अगर तस्वीरों में साफ तौर से ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है कि जो जहाँ तक खिड़की लगी है वहाँ तक जो मकान है वो मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है और बिल्कुल सटा कर आगे बालकनी भी बनाई गई है। तो बालकनी वाला हिस्सा भले ही तोड़ दिया जाएगा, लेकिन आगे जो हिस्सा है यानी कि जहाँ तक खिड़की है, चूँकि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं वो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो यहाँ पर जब सालों पहले मंदिर जब खुला था तब यहाँ पर परिक्रमा भी होती थी, तो परिक्रमा किस तरह से होती थी और उसको लेकर कितनी जगह थी, इसकी जो पैमाइश है, इसका जो लेखा जोखा है वो रजिस्ट्री में लिखा होगा और उसके आधार पर आगे जब अवैध हिस्से को जब ये तोड़ दिया जाएगा उसके बाद प्रशासन की टीम भी यहाँ पर पहुँचेगी, वो पैमाइश करेगी कितने एरिया में कितने हिस्सा जो है वो मंदिर का था, कितना हिस्सा रजिस्ट्री के दौरान मतीन अहमद ने लिया था और कितना हिस्सा रजिस्ट्री के समय मतीन अहमद को सेवाराम ने ट्रांसफ़र किया, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो हिस्सा है, अगर श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं, उनका कहना है कि जो मंदिर है उसकी परिक्रमा की जाती है, तो ये हिस्सा जो आपको यहाँ पर नज़र आएगा इसको भी तोड़ने का जो काम है वो प्रशासन की ओर से किया जाएगा। अगर जांच पड़ताल में अगर नाप इस मकान के जो नपाई होगी उस दौरान अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये भी देखना होगा कि किस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो अवैध रूप से कब्जा की भी गई या फिर नहीं। हालांकि मतीन अहमद लगातार ये इस बात का दावा कर रहा है कि जो हिस्सा है वो उसका वैध है और यहाँ तक जो मकान है सेवाराम से जब जिस साल 2002 में जब उसने लिया था तब यहीं तक मकान बना हुआ उसे मिला था। कुछ श्रद्धालुओं से भी इधर हम बात कर लेते हैं कि उनका इस कार्रवाई पर क्या कहना है और वो लोग कहाँ से दर्शन करने के लिए, आप लोग कहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं और जो कार्रवाई हो रही है अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? संभल से आए हैं, जो जितना इंक्रोचमेंट तो टूटनी चाहिए, अच्छा कार्य है, तो मंदिर की सीमाओं को ढकना थोड़ी चाहिए धार्मिक हिसाब से। जो परिक्रमा होने वाली बात है वो भी लगातार की जा रही थी। संजय जी ये बताइए, आप पुराने आदमी हैं, आप लगातार इस बात कह रहे थे कि परिक्रमा यहाँ पर होती थी, उसको लेकर क्या जानकारी और क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, अभी कोई बात
तब तक कहना उचित नहीं है जब तक इसकी पैमाइश ना हो जाए कि हमारी जगह कहाँ पर निकल रही है, कहाँ पर नहीं निकल रही। इसलिए अभी थोड़ा समय लगेगा। जो वो अपने आप तोड़ रहे हैं वो अच्छी बात है कि वो तोड़ रहे हैं। अब आगे की बात तो हमें तभी पता चले ना कि हम कितना कहाँ पर है। जी पहले बिल्कुल दर्शन करने आते दिव्यांकर, थे, कितना हिस्सा यहाँ पर मंदिर का था और किस एरिया में आप रहते थे? तो ये तस्वीरें आप देखिए रोमाना, मैं आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि किस हिसाब से ये जो सारी दिव्यांकर चीजें देखिए हैं, मामला वो यहाँ संवेदनशील पर है, इसलिए कोई भी कुछ खुलकर यहाँ पर नहीं कहेगा। और ऐसे में जो मकान मालिक है उसकी तरफ से जानकारी दी गई ना कि कल यहाँ पर प्रशासन की टीम आई थी और उसने पूरे कागजात दिखाए, पक्की रजिस्ट्री है। और पक्की रजिस्ट्री देखने के बाद ही खुद प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 2-2.5 फुट वाला जो हिस्सा है, जो छज्जा बाहर बढ़ा हुआ है, बालकनी का हिस्सा, वो अवैध है और उसको तोड़ने का काम खुद मकान मालिक की तरफ से यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और बाकी जो स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं वो तो कई तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं था कि यहाँ पर मंदिर भी है। तो ऐसे में किस रूप में मंदिर पहले था ये कहना फिलहाल मुश्किल है। और इस बीच अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। संभल का जो विवाद है देखिए वो तो अभी शांत भी नहीं हुआ और इस बीच वाराणसी में भी संभल जैसा ही एक मामला अब बताया जा रहा है कि सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संभल जैसा एक मामला सामने आ रहा है। मदनपुरा क्षेत्र में कई वर्षों से एक बंद पड़ा हुआ मंदिर है, दावा किया जा रहा है। मंदिर का ताला खुलवाने के लिए हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें भी सामने हैं वाराणसी का मदनपुरा इलाका। यहां पर भी बताया जा रहा है कि दशकों से एक मंदिर बंद पड़ा हुआ है, मंदिर के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। इस मंदिर को खुलवाने के लिए भी यहां पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग पहुंचे, पुलिस प्रशासन को अपने साथ लेकर पहुंचे, ये जानकारी मिल रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संभल जैसा मामला सामने आया है। यहां पर भी एक मंदिर जो है वो कई दशकों से बंद पड़ा हुआ था। तो बंद पड़े मंदिर को खुलवाने के लिए अब वाराणसी में भी हिंदू संगठन जो है वो आगे आए हैं। ये वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां मंदिर बंद पड़ा हुआ है। दरवाजा मंदिर का आप देख रहे हैं वो बंद है और जर्जर हालत में मंदिर नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हिंदू संगठन जो है वो आगे आए हैं। प्रशासन की मदद से हिंदू संगठन इस मंदिर को खुलवाने की मुहिम में जुटे हैं। और वहीं दूसरी तरफ संभल में भी आप तस्वीरें देख रहे हैं। 46 साल से बंद मंदिर संभल में खुला है और अब उस मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला शुरू हुआ है। बीते कल सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना की गई और आज मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना की जा रही है। सुंदरकांड का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संभल के मंदिर में पूजा पाठ। और वहीं इसी तरीके से कई साल से बताया जा रहा है वाराणसी की मदनपुरा इलाके में भी एक मंदिर बंद है, उसको खुलवाने के लिए भी अब हिंदू संगठन जो है वो आगे आए हैं। और ऐसे में कुछ जानकारियां आपको देते हैं। वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में ये मंदिर जो बताया जा रहा है कई साल से बंद पड़ा हुआ है, दशकों से बताया जा रहा है कि ये मंदिर बंद पड़ा हुआ है। हिंदू संगठन दावा ये कर रहे हैं सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है ये दावा हिंदू संगठनों की तरफ से किया जा रहा है। देखिए ये मंदिर आपको दिख रहा है, काफी प्राचीन ये मंदिर, बाहर से इसकी इमारत को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। और हिंदू संगठन बता रहे हैं कि ये कई साल से मंदिर बंद पड़ा हुआ है। हिंदू संगठन अब इस मंदिर को खुलवाने की बात कह रहे हैं कि इस मंदिर को खुलवाया जाए। देखिए आप, कई साल से ये बंद पड़ा मंदिर वाराणसी में, मंदिर के बाहर भारी संख्या में अब पुलिस मौजूद है। काशी का मदनपुरा इलाका और वहीं पर ये बंद मंदिर है। अब इसी को लेकर हिंदू संगठन जो है वो मुहिम में जुटे हैं कि ये बंद मंदिर जो है यहाँ मदनपुरा इलाके में वाराणसी में इसे खुलवाया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत चतुर्वेदी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं निशांत से हिंदू संगठन क्या बता रहे हैं। निशांत, ये मंदिर कब से बंद है और क्यों बंद है? बिल्कुल रोमाना, जिस बात का आप जिक्र कर रही थी हम उसी स्थल पर मौजूद हैं। ये मदनपुरा क्षेत्र है और पहले हम तस्वीर दिखा दें कि इसी मंदिर के आधार पर, इसी मंदिर की जो छवि है उसकी बात पर कहा जा रहा है कि तकरीबन ये जो मंदिर है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है और काफी समय से बंद है। और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर नियमित पूजा पाठ करने की इजाजत चाहते हैं और इसी को लेकर वो रात यहाँ पर पहुंचे थे। और ये देखिए, ये हम आपको पहले दिखा रहे हैं कि देखिए ये वही मंदिर है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है और ये काशी के मदनपुरा इलाके में है। कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है वो क्या है। भाई साहब, आप ये देख रहे हैं ये मदनपुरा इलाका है, आसपास दुकानें भी हैं, एक तरीके से यहाँ मुस्लिम बहुल इलाका भी है। क्या इतिहास है इस मंदिर का? ये जो है मंदिर का स्ट्रक्चर देखेंगे, उत्तर भारत में मुख्यतः जो है नागर शैली की मंदिर है, ठीक है, क्योंकि भारतवर्ष में 3
शैली की मंदिर बनती है। एक है नागर शैली जो उत्तर भारत में है, दूसरा है दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली, और दोनों का मिलाकर जो है तीसरा जो है बेसर शैली। ठीक है, ये तो नागर शैली का बना हुआ मंदिर है जो भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी। तो इतने सालों से ये बंद क्यों था, क्या वजह है बंद होने की? देखिए क्या है कि ये अभी जो इलाका है ये बंगाल के शासक मदन पाल के द्वारा बसाया हुआ था। अच्छा। मदन पाल 8वीं शताब्दी में बंगाल के शासक थे, उनका काशी से विशेष प्रेम था। उनका लड़का जो देवपाल और इसके बाद जो है गोविंद पाल हुए थे। ठीक है, तो उस समय कितने सालों से तकरीबन बंद है ये? उस समय के उसके बाद उनके वंशजों का ये इलाका था। अब धीरे धीरे जो है इसमें धर्मांतरण और ये सब होता रहा, और इसके बाद ये देखने से तो ये लग रहा है कि लगभग 4 से 6 साल पुराना स्ट्रक्चर है। ये कोई सामान्य स्ट्रक्चर नहीं है, पुराना स्ट्रक्चर है। अच्छा, तो क्या हिंदू संगठन के लोग यहाँ पर नियमित पूजा पाठ की इजाजत मांगते हैं? कब्जा किसका? अभी तो भाई साहब बता रहे हैं कि उनका जो है नाम से है, उनके जमीन जो ये मतलब चलिए और लोगों से हम रोमाना बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। जो इसके मालिकान हैं वो उनसे हम बात करेंगे। पहले मंदिर आप देखिए कि ये पूरी तरह से जो सनातन संस्कृति में एक मंदिर की पहचान होती है, ठीक उसी तरह से है। मकान के ठीक बगल में ये मंदिर है। देखिए ये दरवाजा भी लगा हुआ है और यहाँ पर ताला लगा हुआ है। मुझसे बात करेंगे। भाई साहब आपका नाम है? मोहम्मद शाहबुद्दीन जी है। क्या ये आपके क्षेत्राधिकार में, आपके कब्जे में आती है? ये आपके कब्जे में कितने सालों से है? ये 100 के बार है। 100 साल के ऊपर। इसके अंदर क्या था? 1917 में खरीदा गया था ये मकान। 1917 में। अच्छा, तो ये मतलब ये मंदिर उसी समय से हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जी बिल्कुल निशान, कुछ दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में, आवाज साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाने के लिए। और इस बीच मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर बिल आज लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाला ये संविधान में संशोधन वाला बिल है। दोपहर 12 बजे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है आज के दिन के लिए, मतलब उन्हें सदन में मौजूद रहना होगा। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोपहर 12 बजे कानून मंत्री लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल पेश करेंगे। और सरकार ने मन बनाया है कि इस बिल को और विचार विमर्श के लिए जेपीसी के पास भेजा जाए। तो ऐसे में इस पर और विचार विमर्श के लिए इसे आगे जेपीसी को भी रेफर कर दिया जाएगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच विपक्ष जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लेकर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत बता रहा है। इस बिल को संसदीय समिति को भेजने की मांग भी उठाई जा रही है। हम इस विधेयक का कड़ा विरोध करते हैं। 17 जनवरी 2024 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने रामनाथ कोविंद जी की समिति जो थी, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उनको 4 पन्ने का एक खत लिखा कि कांग्रेस पार्टी क्या कारण हम इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। हम वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक को संविधान के खिलाफ मांगते हैं। वो संविधान की मूल ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है, उसके खिलाफ है। लोकतंत्र को हटाने के लिए, लोकतंत्र को चुप करने के लिए ये चलाया जा रहा है। ये एक तंत्र का तोप है, एक तंत्र का तोप का एक हथियार है वन नेशन वन इलेक्शन। और मैं कह दूं, ये वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक एक बिगुल है संविधान बदलने का। चर्चा होने की ज़रूरत है। हमारी तो मांग रहेगी कि जेपीसी सरकार ने करे और चर्चा हो, और जो भी निर्णय हो वो सारों से चर्चा करके हो। हमारी मांग जेपीसी की है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। तो बिल आएगा वो तो आएगा ही। इसमें हमारी पार्टी तो उसका इंट्रोडक्शन का ही विरोध करेगी, क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। और वो बिल पास होने के बाद भी जो कमियां अभी हैं कि पैसा बहुत खर्च होता है, तब भी अगर विधानसभा भंग हो जाती है बीच में, अगर अविश्वास प्रस्ताव से या लोग दल बदल करके इधर उधर चले जाते हैं, तो तत्काल फिर चुनाव कीजिए, तो चुनाव तो होते ही रहेंगे इधर उधर। हालांकि बीजेपी और एनडीए में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं
वो कह रहे हैं एक साथ चुनाव कराने से खर्चा कम होगा। सत्ताधारी दलों के नेता इसे क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। मैं सोचता हूं विकसित भारत की एक तस्वीर जो इस पूरा देश देख रहा है, उसमें वन नेशन वन इलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन राशन, और ऐसे ही वन नेशन वन ग्रिड से लेकर अनेक ऐसे काम हुए हैं जो कहीं न कहीं विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और वन नेशन वन इलेक्शन भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हम लोग पूरी तरह से, मेरी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार शुरू से इसके पक्ष में रहे। कमेटी के सामने भी जब हम लोग गए थे तब उनके पक्ष में रखा। हम लोगों का मानना है कि पार्लियामेंट और असेंबली का चुनाव एक साथ हो, पंचायत का चुनाव अलग हो, ये हम लोगों ने रखा था और आज भी हम लोग का ये मानना है। और वो इसलिए ये कब हुआ, ये तो तभी न हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू हुआ। वन नेशन वन इलेक्शन तो होता ही था, ये तो 67 के बाद अलग अलग चुनाव होना शुरू हो गया। लोगों का भी कहना है कि भाई हमेशा ये इलेक्शन का मोड रहता है, डेवलपमेंट का काम बाधित होता है। आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, एक देश एक चुनाव पर आज सदन में सियासी तनाव देखने के लिए मिलने वाला है। अंकित, तो मैंने बहुत ज्यादा सियासी तनाव तो नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए जो सहयोगी दल हैं वो भी कमोवेश इस बात को लेकर के जरूर चर्चा कर रहे हैं कि इस बिल को अगर जो है और ज्यादा चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जाता है तो उस पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और सरकार के भीतर भी एक मत जरूर इस चीज को लेकर के है कि इस पर और विस्तार से चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इस बिल का एक तरह से वो विरोध करते हुए नजर आए हैं, तो चाहे वो सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो। यहाँ तक कि विपक्ष कह रहा है कि अगर एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो इससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष के अपने ऐतराज जरूर है, लेकिन क्योंकि जो सरकार के अंदर भी एक पक्ष ये है कि इसको जेपीसी में भेजा जा सकता है, लिहाजा बहुत ज्यादा कोई हंगामा होगा उस बात की आशंका तो कम है। लेकिन निश्चित तौर पर विपक्ष अपना विरोध जरूर दर्ज करवाता हुआ नजर आएगा जब बिल को सदन के सामने रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। सरकार के एक देश एक चुनाव वाले बिल पर राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनका बयान सामने आया है। कह रही है जो लोग एक साथ 3 राज्यों का चुनाव नहीं करा सकते वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिए। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ इलेक्शंस की जो प्रक्रिया है उसके साथ छेड़खानी करना, फेडरलिज्म के खिलाफ काम करना, ये केंद्र सरकार का एक ऐसा तरीका है कैसे वो पावर सेंट्रलाइज करें। अब तक जो भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स आई हैं वो बार बार कहती हैं कि ये मैसिव एक्सरसाइज है जहाँ पे मैन पावर मोबिलाइजेशन, सिक्योरिटी की व्यवस्था, ईवीएम की व्यवस्था, वीवीपैट की व्यवस्था करना बहुत ही एक्सपेंसिव अफेयर होगा। अब तक ये नहीं पता चला है कि कितना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। तो जो एक साथ 3 राज्य के चुनाव नहीं ले सकती है वो एक ही टाइम पर पूरी कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सबको ऑलमोस्ट पॉज पे लाकर ये इलेक्शन करना मैं मानती हूँ गलत है। देखिए राहुल गांधी ने अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बताऊं उससे पहले, ये वन नेशन वन इलेक्शन, इसको लेकर किस तरीके से सियासी आर पार छिड़ा हुआ है ये आप समझ ही चुके होंगे अब तक इन बयानों को सुनकर। लेकिन सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है, सरकार की तरफ से आज ये बिल जो है वो सदन में पेश किया जाएगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दोपहर 12 बजे इसे पेश करेंगे। 129वां संविधान संशोधन बिल है ये, और इससे पहले सरकार की तरफ से बाकायदा कमेटी का गठन किया गया था इस पर विचार करने के लिए। 2023 में सरकार ने कोविंद कमेटी का गठन किया था जिसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद इसी साल सितंबर के महीने में कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया और फिर 12 दिसंबर को कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव बिल को मंजूरी दे दी। और अब आज ये पार्लियामेंट एंड सम ऑफ द स्टेट्स, अदरवाइज द कंट्री बिगेन फॉर 2 decades with one nation one election. Does Congress mean to say that Pandit Jawaharlal Nehru's government for so long was illegal? Because that time it was one nation one election. So Congress should say that all the Congress governments were illegal. Secondly, one nation one election is a thing which the country feels that time has come. We are in the democracy to serve the nation. Does Congress mean
that the country should keep on conducting election months after months after months and for 5 years. We must understand that we hold elections to serve the country. We hold election to serve the people of this country. And we need a 5-year period which is determined by the Constitution of India. So Congress doesn't understand the basic sense. See, you have to understand one thing. For more than 6 decades, Congress had the opportunity to rule this country. They reduced this country to a developing poor nation. Now country is progressing under the leadership of Modi ji to become a Viksit Bharat, fully developed Bharat. Thus Congress wants to scuttle the effort of this journey. So Congress time is over. The new India is looking forward for Viksit Bharat by 2047. So Congress should not come in the way. किरण रिजिजू को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो विरोध कर रही है एक देश एक चुनाव का, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। आगे बढ़ रहे हैं। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा का आखिरी दिन है और ऐसे में राज्यसभा में संविधान पर चर्चा में जवाब आज अमित शाह की तरफ से दिया जा सकता है। ये बड़ी खबर है। राज्यसभा में आज जेपी नड्डा भी चर्चा में शामिल होंगे और वही बल्कि आज के दिन राज्यसभा में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद भूपेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह नागर भी चर्चा में पक्ष रखेंगे। तो राज्यसभा में संविधान पर चर्चा और इसका जवाब गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से दिया जा सकता है राज्यसभा में। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और आज दूसरा दिन है राज्यसभा में जब संविधान पर चर्चा हो रही है। कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत निर्मला सीतारमण की तरफ से की गई। उसके बाद में राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना संबोधन दिया और अब आज दूसरा दिन, अंतिम दिन राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का और ऐसे में जवाब अमित शाह की तरफ से दिया जा सकता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। नीरज पांडे हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। क्या जानकारी मिल रही है नीरज? जी बिल्कुल, अभी तक की जो जानकारी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से शुरुआत तो जेपी नड्डा करेंगे, लेकिन जो क्लोजिंग रिमार्क है वो अमित शाह दे सकते हैं। और ये अमित शाह देर रात पहुंच गए थे दिल्ली वापस, चूंकि वो 2 दिन के दौरे पे थे जगदलपुर के, और इसलिए माना जा रहा था कि शायद क्लोजिंग रिमार्क्स किसी और से दिलाया जाए, लेकिन देर रात वो दिल्ली वापस आ गए हैं। और यही कारण है, माना जा रहा है कि आज राज्यसभा में जब संविधान की 75वीं वर्षगांठ है और इस दौरान सरकार की तरफ से बात रखी जानी है, तो क्लोजिंग रिमार्क्स राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। राहुल गांधी से जुड़ी खबर है। राहुल गांधी ने हाथरस दौरे का वीडियो पोस्ट किया है। हाथरस कांड का पीड़ित परिवार आज भी दहशत में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। दलितों को न्याय मिलना बेहद मुश्किल है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा जा रहा है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, परिवार की हर संभव सहायता करेंगे। राहुल गांधी, आपको ध्यान होगा, अभी पिछले हफ्ते हाथरस पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। खबर ही आई थी कि पीड़ित परिवार की तरफ से राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी गई है और उनसे गुहार लगाई गई है कि अभी तक पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार से जो वादे किए गए थे वो सब वादे पूरे नहीं हुए हैं। पीड़ित परिवार से एक वादा किया गया था कि उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं और मकान नहीं दिया गया, कहीं उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। मजबूर हैं वो इसी गांव में रहने के लिए। और साथ ही पीड़ित परिवार की तरफ से ये भी शिकायत की गई थी कि साहब जो आरोपी हैं वो तो कानून की अदालत से आजाद होकर बाहर घूम रहे हैं खुले में, और जो पीड़ित पक्ष है वो संगीनों के साए में है। हालांकि सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि साहब उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए, लेकिन पीड़ित पक्ष की तरफ से गुहार ये लगाई गई कि उसको लगता है जैसे उसे नजरबंद कर दिया गया हो, उसको कैद कर दिया गया हो। और इन्हीं तमाम शिकायतों को लेकर पीड़ित परिवार ने चिट्ठी राहुल गांधी को लिखी थी, जिसके बाद राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए हाथरस पहुंचे थे और अपने उसी हाथरस दौरे का आज ये वीडियो जो राहुल गांधी ने शेयर किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं। जैनेंद्र, हाथरस दौरे का ये ब्यौरा और इंसाफ के लिए कैसे कदम बढ़ाएंगे राहुल गांधी पीड़ित परिवार के लिए? क्या इसका भी कोई जिक्र राहुल गांधी की तरफ से किया गया अपने इस पोस्ट पे? बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, राहुल गांधी ने पिछले दिनों संसद में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि हाथरस का जो पीड़ित परिवार है उसकी जो सबसे प्रमुख मांग है कि वो वहाँ गांव छोड़कर दूसरी जगह बसना चाहता है, और जिसका दावा है कि सरकार के द्वारा किया गया था पीड़ित परिवार को, वो पूरा नहीं हुआ अब तक 4 सालों में।
और ये प्रमुख मांग है परिवार की। फिलहाल जो राहुल गांधी को लिखी हुई चिट्ठी में भी परिवार ने जिक्र किया था, राहुल गांधी से भी कहा पिछले हफ्ते जब राहुल पहुंचे थे वहां, राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है कि वो खुद जो है वो पीड़ित परिवार की मदद करेंगे, रिलोकेट करेंगे उन्हें, यानी दूसरी जगह उन्हें घर देंगे और इसके अलावा जो अन्य मदद है वो भी करेंगे। रोमाना, पिछले ही हफ्ते बुधवार को राहुल जो है वो हाथरस पहुंचे थे, एक हफ्ते पहले हाथरस पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से बात की थी और उसके बाद वो मुद्दा न सिर्फ संसद में उठाया, आज उस बातचीत का, पीड़ित परिवार के साथ जो बातचीत हुई राहुल की, उसका वीडियो उन्होंने शेयर किया है, साझा किया है। और बड़ी बात राहुल ने यही कही है कि वो उस परिवार को दूसरी जगह बसने में मदद करेंगे, यानी राहुल गांधी जो है वो परिवार को दूसरी जगह घर दिलाएंगे। हालांकि देखना है, क्योंकि सरकार ने भी इस सिलसिले में वादा किया हुआ है, इसमें आगे क्या होता है, सरकार और राहुल क्या मिलकर के परिवार की मदद करते हैं। लेकिन बड़ी बात यही कि राहुल ने ऐलान किया है कि वो पीड़ित परिवार की मदद करेंगे दूसरी जगह बसने में। बिल्कुल, राहुल गांधी की तरफ से ऐलान किया गया है कि वो पीड़ित परिवार की मदद करेंगे दूसरी जगह बसने में। और राहुल गांधी ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, हाथरस में जो पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी उसका वीडियो, और साथ ही लिखा कि जो दलित परिवार है उन्हें इंसाफ मिलना बेहद मुश्किल है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दरअसल हिंदू पक्ष ने मस्जिद का जो सील किया हुआ वजूखाना है उसे खोलकर उसका भी ASI सर्वे हो, ये मांग की अदालत से। साथ ही वजूखाने में मिली शिवलिंग जैसी रचना की वैज्ञानिक जांच की जाए, ये भी मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग पर मस्जिद पक्ष को नोटिस जारी किया था। मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि हिंदू श्रद्धालुओं का पूरा मुकदमा ही सुनवाई योग्य नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए रोमाना, अभी से करीब 1 घंटे के बाद इस मामले को सुना जाएगा और क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद जो परिसर है उसका सर्वे हो चुका है, बस एक हिस्सा है वजूखाने का जहां शिवलिंग जैसी रचना मिली थी वो बाकी है और सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश से वो जगह सील थी। ऐसे में हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि उस जगह का भी सर्वे करा लिया जाए। अब दिलचस्प बात यह हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद, दूसरी बेंच थी हालांकि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच थी, जिसने तमाम मुकदमों पर एक तरह से व्यवहारिक रूप से रोक लगा दी है कि कोई सर्वे का आदेश ना दिया जाए, ऐसा कुछ भी ना किया जाए जिससे स्थिति बदलती हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की एक दूसरी बेंच, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसने इस पहलू पर नोटिस जारी किया था, वो क्या रुख अपनाती है या मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। अभी से करीब 1 घंटे के बाद ये मामला सुना जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निपुण सहगल, नजर बनाकर रखिएगा, आगे जैसे ही कोई और अपडेट होगा फौरन आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, एक देश एक चुनाव, इसको लेकर सरकार की तरफ से आज सदन में बिल रखा जाना है और इस पर प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं विपक्ष बिल का विरोध करेगा, सरकार के पास बिल को संसदीय समिति के पास भेजने का ही विकल्प है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार को यह बिल जो है वो संसदीय समिति को ही भेजना पड़ेगा क्योंकि विपक्ष इस बिल का विरोध करेगा। सुनिए। सरकार आज 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में टेबल करने जा रही है। नहीं, उसको तो हम अपोज कर रहे हैं जी, और सारे पार्टी के लोग भी अपोज कर रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा, क्या इसको जेपीसी को भेजा जाना चाहिए सर, ये मांग करेगी कांग्रेस? आखिरी में अगर उनको वही भेजना पड़ेगा ना, दूसरा रास्ता नहीं। वहीं एक देश एक चुनाव को लेकर अखिलेश यादव की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया है। एक देश एक चुनाव सच्चे लोकतंत्र के लिए घातक, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। ये देश के संघीय ढांचे पर एक बड़ी चोट है। एक देश एक चुनाव से क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, संविधान को खत्म करने के लिए एक और षड्यंत्र। ये सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया है अखिलेश यादव ने और इसमें एक देश एक चुनाव को लेकर वो कह रहे हैं कि संघीय ढांचे पर हमला है, संघीय ढांचे को चोट पहुंचेगी इससे। एक देश एक चुनाव से जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो खत्म हो जाएंगे और ये संविधान को खत्म करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।